हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपन लोग प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे थे और प्रस्तावना की जो मूलभूत बातें थी और जो उसका बेसिक एक फीचर था वो मैंने आपको समझा दिया था। अब प्रस्तावना के अंदर जो टर्मिनोलॉजी मिलती है, ठीक है ना, उनको अपने लोगों को पढ़ना पड़ेगा और बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके प्री में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो उन सारे शब्दों के अर्थ से हमें परिचित होना होगा, आत्मसात होना होगा। जब तक उन शब्दों के अर्थ और उसके अप्लाइड पार्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप शायद प्रस्तावना को सही से नहीं समझ पाएंगे। और प्रस्तावना को अगर आप सही से समझ गए तो आगे आपको संविधान में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रस्तावना को समझने से पूरे संविधान का सार आपको समझ में आएगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। मेन टर्मिनोलॉजी या प्रेम्बल। प्रस्तावना की जगह पे उद्देशिका लिखी। देखिए उद्देशिका की क्या क्या मुख्य बातें हैं। देखिए नंबर 1 पे देखेंगे आप, संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है ना। नंबर 2 पे आप देखेंगे सरकार का स्वरूप क्या है। सरकार का स्वरूप लिख सकते हैं, आप शासन का स्वरूप लिख सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 पर आप लिख सकते हैं सरकार के उद्देश्य क्या है या शासन के उद्देश्य। नंबर 4 पे आप लिखेंगे संविधान के लागू होने की तिथि। लेकिन मैंने आपको बताया था, आप किसी भी देश के संविधान की प्रम्बल उठा के देखेंगे या किसी कानून की प्रस्तावना को उठाकर देखेंगे, सबसे पहले तो उसमें उस कानून का स्वरूप लिखा होगा, उद्देश्य लिखा होगा और उसके लागू होने की तिथि लिखी होगी। ये चीजें हमारी प्रम्बल में भी लिखी हैं। देखिए हमारे संविधान की उद्देशिका को देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि हमारी संविधान का स्रोत क्या है या सत्ता का स्रोत क्या है। हमारे संविधान की प्रस्तावना को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी सरकार का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ गवर्नेंस कैसा है, हमारा शासन का स्वरूप कैसा है, किस तरीके से भारत में शासन का स्वरूप होगा, किस तरीके से भारत में शासन का संचालन होगा। ये सब बातें हमें प्रस्तावना से देखने से पता लग जाती हैं। तीसरी बात, सरकार का उद्देश्य क्या होगा। अगर हम भारत की प्रस्तावना को सही से समझ लें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारी सरकार का उद्देश्य क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य क्या है, हमारे राष्ट्रपति का उद्देश्य क्या है, हमारी वर्तमान सरकार के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनका उद्देश्य क्या है, हमारे जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं उनका उद्देश्य क्या है। ये सब देखने से, ये सब कहां से देखने से पता चलेगा, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना को देखने से पता लग जाएगा। और संविधान की लागू होने की तिथि ये कहां से पता लग जाएगी। देखिए हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान का स्रोत क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो संविधान का स्रोत है जनता, ठीक है ना, संविधान का स्रोत है जनता। सरकार का स्वरूप क्या है, देखिए यहां पर नंबर 1 आपको मिलेगा, हमारी सरकार कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब सोवरन,
सोशलिस्ट यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक, पांचवा देखिए गणराज्य। तो हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है? हमारी सरकार कैसी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन है, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट है, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर है, लोकतंत्रात्मक यानी कि आपका डेमोक्रेटिक है, और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक है। अब देखिए उद्देश्य क्या है। तो हमारी सरकार का पहला उद्देश्य है न्याय को उपलब्ध कराना। न्याय भी कितने प्रकार का आपको पता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय, समान न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो सबसे पहली बात हम संविधान का स्रोत देखेंगे। तो संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। सरकार का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, ठीक है ना। सरकार के उद्देश्य क्या है? न्याय को उपलब्ध कराना, स्वतंत्रता को प्रदान करना, समानता को उपलब्ध कराना, भारत के सभी नागरिकों के बीच बंधुता का भाव उपलब्ध करवाना, सभी व्यक्तियों की गरिमा का ख्याल रखना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, एकता और अखंडता को बनाए रखना देश के अंदर, ठीक है ना, संविधान के लागू होने की विधि। ये सारी बातें हमारी कहाँ लिखी हैं? हमारी प्रस्तावना में लिखी हैं। अब देखिए अपने लोग एक एक शब्द को पढ़ेंगे, इसका समझेंगे, मतलब इसको समझेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे, इसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे। ये सारे शब्दों का अर्थ बहुत अच्छे से समझेंगे, और इन सारे शब्दों का भी अर्थ अपने लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझेंगे, इनका अर्थ समझेंगे, और इनका टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे, ठीक है ना, अप्लाइड पार्ट कैसा होता है। जब इन शब्दों का आप अर्थ समझोगे तभी आपको प्रस्तावना अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। अब मैं इसको रफ करता हूं। देखिए सबसे पहले समझते हैं भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। सबसे पहले इस वाले शब्द को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमें कैसे पता चलेगा कि भारत के संविधान का स्रोत जनता है? आप भारत की प्रस्तावना को पढ़िए। हमारी प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संविधान का स्रोत क्या है, ठीक है ना, परंपराएं हैं, ब्रिटिश विरासत है, जनता है, ठीक है ना, तो आंसर आप क्या करेंगे? भारत के संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। या वो दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं भारत के संविधान का स्रोत किसमें निहित है, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 राष्ट्रपति की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति या जनता में निहित है? तो किसमें निहित होगा? जनता में निहित होगा, ठीक है ना। या आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं हम भारत के लोग जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान में कहाँ है? भाग 1 में है, भाग 2 में है, भाग 3 में है, या प्रस्तावना में है? तो कहाँ होगा? प्रस्तावना में होगा। हम भारत के लोग केवल कहाँ लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है। और चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम भारत के लोगों से क्या तात्पर्य है? जो प्रस्तावना में दिए गए शब्द हैं, प्रस्तावना में दिए गए शब्द हम भारत के लोगों से क्या तात्पर्य है? तो देखिए हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य निकलता है, इससे क्या अर्थ निकलता है? देखिए इसके दो अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। वो कौन कौन से हैं? संविधान का स्रोत जनता है, और दूसरा अर्थ निकलता है सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। हम भारत के लोगों से क्या तात्पर्य निकलता है? संविधान का स्रोत जनता है।
और सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? संविधान सभा है, जनता है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो जब भी संविधान का स्रोत पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा? जनता ही होगा। और हम भारत के लोगों का अगर तात्पर्य पूछा जाए, दो स्टेटमेंट दिए जाए, पहला स्टेटमेंट दिया संविधान का स्रोत जनता है और सर्वोच्च शक्ति जनता में नहीं थे, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे? ट्रू होंगे, सही होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है। तो यहां तक हो गया। अब मैं इसको रफ करता हूं, देखिए अब देखिए जो जनता जो है, भारत के संविधान का स्रोत जो जनता है, अगर इसको टेक्निकल भाषा में देखें, ठीक है ना, इसको थोड़ा अप्लाइड पार्ट देखें, तो इसके लिए एक शब्द आएगा लोक प्रभुता। क्या आएगा? लोक प्रभुता। इसको बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी। क्या बोलते हैं? पॉपुलर सोवरेनिटी, लोक प्रभुता। ये लोक प्रभुता क्या है? देखिए लोक प्रभुता शब्द को अगर आप तोड़ेंगे, ये हो गया लोक, हो गया प्रभुता। लोक का मतलब होता है जनता, क्या हो गया? जनता। प्रभुता का मतलब हो गया है यानी कि मालिक। क्या हो गया? मालिक, ठीक है ना। तो अगर जनता के लिए हम टेक्निकल शब्द देखें, ठीक है ना, तो वो क्या मिलेगा आपको? लोक प्रभुता मिलेगा। और लोक प्रभुता का अर्थ क्या होता है? लोक प्रभुता का मतलब भी यही होता है कि जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही सर्वोपरि है। अब ये लोक प्रभुता शब्द आया कहां से? आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लोक प्रभुता शब्द का किसने दिया, तो लोक प्रभुता शब्द जो दिया है वो दिया है रूसों ने। किसने दिया है? रूसों ने, ठीक है ना। लोक प्रभुता शब्द रूसों ने दिया है और हमने रूसों के इस शब्द को ही अडॉप्ट किया है। और हम ये कहते हैं कि हमारे संविधान में लोक प्रभुता है, जबकि बहुत सारे जो आपके फिलोसफर हैं वो ये कहते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता है ही नहीं। लेकिन लोक प्रभुता क्यों नहीं है? देखिए लोक का मतलब होता है जनता, प्रभुता का मतलब मालिक बना, ठीक है ना, यानी कि मालिक। तो हमारे यहाँ मालिक कौन है? जनता है, ठीक है ना। ये रूसो कहाँ का विचारक है? ये फ्रांस का विचारक है। कहाँ का विचारक है? फ्रांस का विचारक है, ठीक है ना। रूसो कहाँ का विचारक है? फ्रांस का विचारक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या भारत के संविधान में लोक प्रभुता पाई जाती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूं, ऊपर उठाता हूं। या आप ऐसे पूछ सकते हैं, भारत की प्रस्तावना, भारत का संविधान किसकी शक्ति को मान्यता देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की शक्ति को, ऑप्शन बी संविधान की शक्ति को, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की शक्ति को, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935 की शक्ति को, ऑप्शन सी पार्लियामेंट की शक्ति को, ऑप्शन डी लोक प्रभुता की शक्ति को। तो भारत का संविधान किसको मान्यता देता है? लोक प्रभुता की शक्ति को, ठीक है ना। देखो जो रूसो जो थे, इन्होंने एक शब्द दिया था, इनका एक स्टेटमेंट है। क्या है? जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। जो रूसो जो है, इन्होंने क्या दिया था? एक स्टेटमेंट दिया था, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। देखिए इसको इन्होंने ये फ्रांस के विचारक थे, तो इन्होंने इसके लिए इंग्लिश में जो टर्म यूज किए थे बोला था वोक्स पॉपुली, वोक्स गॉड। देखो ये फ्रांस के विचारक थे, इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में इसको लिखा है, ठीक है ना। वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? वोक्स का मतलब होता है, अगर हम इसका ट्रांसलेट करें, वॉइस। पॉपुली का मतलब प्यूपिल, फिर वॉक्स का मतलब यहाँ पर वॉइस, और गॉड का मतलब तो गॉड है ही, ठीक है ना। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, यानी जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी, ये किसने दिया? तो ये फ्रांस के विचारक थे रूसो, उन्होंने ही दिया। और लोक प्रभुता शब्द को भी किसने दिया? रूसो ने ही दिया, ठीक है ना। अगर आप कभी मेंस का कोई क्वेश्चन डील करने हैं, लोकतंत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। या कभी एशिया पे आप कोई चीज लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई लोकतंत्र के बारे में लिख रहे हैं, तो वहां पर भी आप ये
स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत काम में आएगा आपके। देखिए अब देखिए बहुत सारे जो हैं क्रिटिक्स जो हैं, एक पीसी बियर जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है ना, संविधान के, वो ये कहते हैं कि भारत में लोक प्रभुता है ही नहीं। हम कैसे मान लें भारत में लोक प्रभुता है, क्योंकि लोक प्रभुता शब्द का उल्लेख तो है नहीं, प्रस्तावना में भी नहीं है, पूरे संविधान में नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ लोक प्रभुता है, हमारे जनता सर्वोच्च है, जनता ने ही संविधान का निर्माण किया है। वो कहते हैं जनता ने कहा किया है, संविधान सभा ने किया। संविधान सभा के जो लोग थे वो भी डायरेक्टली कहाँ आए थे, वो तो इनडायरेक्टली आए थे, उनको जनता ने कहाँ चुना था। तो वो कहते हैं आपके यहाँ लोक प्रभुता नहीं है, आपके यहाँ जनता का शासन नहीं है। तो देखो हम उस बात का जवाब देंगे, आप किस तरीके से देंगे, आप इसको लिखिए। हेडिंग लोक प्रभुता। क्या हेडिंग लोक प्रभुता है या नहीं, ऐसे लिखिए, भारत के संविधान में लोक प्रभुता है या नहीं। भारत के संविधान में लोक प्रभुता है या नहीं, ठीक है, इसको लिखिए। देखिए यद्यपि भारत के संविधान में लोक प्रभुता है या नहीं, देखिए यद्यपि प्रस्तावना में लोक प्रभुता शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, संविधान लिख लीजिए। यद्यपि लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, यद्यपि लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, यद्यपि लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, यद्यपि लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग जैसे शब्दों से होती है, लेकिन प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है, और इसका अंत अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित जैसे शब्दों से होती है, जिससे यहाँ स्पष्ट पता चलता है, भारत के संविधान को, स्वीकारने, लागू करने, इससे यहाँ स्पष्ट पता चलता है भारत के संविधान को स्वीकारने, लागू करने और देश को सौंपने का कार्य भारत के लोगों ने किया है। भारत के संविधान को स्वीकारने, लागू करने और देश को सौंपने का कार्य भारत के लोगों ने किया है। अतः इससे यहाँ साफ पता चलता है कि भारत का संविधान लोक प्रभुता को मान्यता देता है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है, उद्देशिका की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और अंत कैसे होता है, हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। अधिनियमित का अर्थ होता है लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है देश को सौंपना। तो देखिए हम भारत के लोग, यानी हमारे देश के संविधान को स्वीकार कौन रहा है, हम भारत के लोग। कौन स्वीकार रहा है, हम भारत के लोग स्वीकार रहे हैं। जो संविधान सभा ने बनाया, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ,
उसको स्वीकार कौन रहा है, अंगीकृत कौन कर रहा है, हम भारत के लोग। इस संविधान को लागू कौन कर रहा है, अधिनियमित कौन कर रहा है, हम भारत के लोग। कौन अधिनियमित कर रहा है, हम भारत के लोग। इस संविधान को स्वीकार भी हम रहे हैं और इस संविधान को लागू कौन कर रहे हैं, हम भारत के लोग। और इस संविधान को अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप कौन रहा है, देश को कौन सौंप रहा है, हम भारत के लोग। कौन सौंप रहा है, हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग ही इस संविधान को स्वीकार रहे हैं, हम भारत के लोग ही इस संविधान को लागू कर रहे हैं और हम भारत के लोग ही इस संविधान को देश को सौंप रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं। तो क्या ये सारा काम जनता नहीं कर रही है, हम भारत के लोग नहीं कर रहे हैं, आप और हम मिलकर नहीं कर रहे हैं, भारत का एक नागरिक नहीं कर रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं कर रही हैं? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारत के संविधान में लोकप्रभुता नहीं है? भारत की संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, जनता में निहित है। और जनता को ही, और सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लोकप्रभुता कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो क्या भारत का संविधान लोकप्रभुता को मान्यता नहीं देता? क्या इन सबसे इतने पता नहीं लगते कि हमारा संविधान लोकप्रभुता को पूरी तरीके से मान्यता देता है? इस तरीके से आप किसी भी विचारक के, अगर वो ये कहे कि भारत के संविधान में लोकप्रभुता नहीं पाई जाती, तो हम उसका इस तरीके से खंडन कर सकते हैं, इन सब चीजों को बताकर और इन सब चीजों को लिखकर। आप ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां से बहुत टेक्निकल शब्द क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री में भी। भारत का संविधान किसकी शक्ति को मान्यता देता है, ठीक है ना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत का संविधान किसको मान्यता देता है, प्रधानमंत्री की शक्ति को, राष्ट्रपति की शक्ति को, संसद की शक्ति को, या लोक प्रभुता को? तो किसको मान्यता देता है, लोक प्रभुता को। भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान, संविधान सभा, राष्ट्रपति की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति, या जनता की शक्ति? कौन सर्वोच्च है, जनता की शक्ति। हम भारत के लोग जिस शब्दों का उल्लेख कहां है, भाग 1 में, भाग 2 में, प्रस्तावना में। कहां है, प्रस्तावना में। हम भारत के लोगों से तात्पर्य क्या है, संविधान का स्रोत जनता है, सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, जनता में निहित है। ऐसे बहुत सारे प्री में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन अब मैंने आपको इनका पूरा अर्थ समझा दिया है, अब आपको इनसे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब अपने लोग प्रस्तावना की जो मेन शब्द हैं, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, गणराज्य है, इन सब शब्दों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और प्री तो कवर होगा ही होगा। मेंस के लिए मैं केवल यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग कराऊंगा, ठीक है ना। आंसर राइटिंग और लिखना आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लिखाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबे हो जाएंगे और फिर पॉलिटी हमारी काफी टाइम ले लेगी खत्म होने में। तो मैं आपको समझा दिया करूंगा, उसके लिए आपको घर पे खुद जाकर लिखना पड़ेगा, नोट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस मैं फॉर्मेटिंग उसकी यहाँ पर करवा दिया करूंगा, ठीक है। चलो, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।